हेलो एवरीवन, आप सभी का यूसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है पशु परिचर से रिलेटेड। यानी आपके जो पशु परिचर की वैकेंसी आई हुई है उससे रिलेटेड आज की अपनी क्लास रहने वाली है। इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अपने एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट के बारे में, यानी पशुपालन। आपके पार्ट बी जो दे रखा है उससे रिलेटेड अपन बात करने वाले हैं। तो पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि आपका जो ये एग्जाम है पशु परिचर का, इसका जो सिलेबस है इसमें दो पार्ट दे रखे हैं। एक तो दे रखा है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। तो बात कर लेते हैं कि पार्ट ए के अंदर क्या आने वाला है और पार्ट बी के अंदर क्या आने वाला है। तो पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपने 10th तक जो भी मैथमेटिक्स पढ़ी है, इसके अलावा साइंस आपने विज्ञान आपने पढ़ी है, इसके अलावा जनरल साइंस के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं 10th लेवल तक के, और अपना जो राजस्थान का जीके है वो इसमें पूछा जाएगा। पार्ट ए की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल अगर क्वेश्चंस की अपन बात करें तो इसके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में वो आने वाले हैं 150, यानी 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसमें से पार्ट ए के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं 105। 105 क्वेश्चन है वो पार्ट ए के आएंगे, जबकि पार्ट बी है उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा पशुपालन। यानी राजस्थान के अंदर अपन कौन कौन से पशु पालते हैं, उनकी कौन सी नस्लें हैं, उनका प्रबंधन कैसे करते हैं अपन, पशुओं से रिलेटेड सारी चीज़ें आपसे इसमें पूछी जाएगी। यानी जो पार्ट बी है उसके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं 45 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पार्ट ए और पार्ट बी इस एग्जाम के अंदर आपको अगर क्वालिफाई करना है तो आपको दोनों पार्ट्स के अंदर कम से कम 40% मार्क्स है वो लाने पड़ेंगे। यानी ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि 40% मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, उसी के बाद में आप उसमें क्वालिफाई कर पाओगे, कट ऑफ आगे जाएगी। मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि 40% नंबर आपके आने चाहिए। तो आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन पार्ट बी की बात करने वाले हैं, पशुपालन सब्जेक्ट की अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पशुपालन की, पशुपालन, तो आपने आज तक बहुत सारा पशुपालन किया होगा, बहुत आपने पढ़ा होगा, या आपने नहीं भी पढ़ा आपने पशु देखे होंगे। तो उन्हीं पशुओं के बारे में आपको पढ़ना है कि पशुओं को कैसे पालना है, कैसे उनकी देखरेख करनी है, क्या उनका प्रबंधन करना है, कौन कौन सी उनमें बीमारियां होती है। इन सब के बारे में अपन इस क्लास में जनरली अपन जो जनरल चीज़ें हैं उनके बारे में इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि पशुपालन होता क्या है। इसके अलावा अपन इस क्लास में देखेंगे कि पशुओं का वर्गीकरण है वो अपन किस आधार पर करते हैं, यानी आमाशय के आधार पर और उनके जो खुर होते हैं उसके आधार पर पशुओं का वर्गीकरण किया जाता है। तो पशुओं के वर्गीकरण के बारे में अपन इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले पशुपालन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। इंग्लिश में इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। और अगर मैं बात करूं इसमें जो हस्बेंड्री वर्ड है उसकी, तो जो हस्बेंड्री वर्ड है वो बना है बेटा हस्बैंड से। किससे बना है? हस्बैंड से। और हस्बैंड का काम तो आपको पता ही है कि हस्बैंड क्या करता है। तो हस्बैंड है वो एक केयर टेकर का काम करता है, देख रेख करता है। यानी क्या करता है? केयर टेकर का काम करता है, पत्नी है उसकी देख रेख करता है, उसके लिए सारा प्रबंधन वो करता है। तो वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं कॉमन इसके मतलब की बात करूं तो इसका मतलब हो गया, एनिमल का मतलब आपको पता है पशु होता है। तो आपको क्या करना है? पशुओं की देखरेख करनी है। उसी को अपन क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। अपनी ये सामान्य भाषा के अंदर अपन बात करें कि पशुपालन क्या होगा, यानी पशुओं की देखरेख अपने को करनी है, उसी को अपन पशुपालन कह देंगे। लेकिन अगर मैं इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करूं तो अगर साइंटिफिक डेफिनेशन की अपन बात करें तो इसमें चार देखरेख अपने को करनी है, चार चीज़ों का अपने को प्रबंधन करना है। अब वो चार चीज़ें कौन सी है? चारों चीज़ें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि चार प्रबंधन अपने को कौन कौन सा करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उनके आहार की। आहार से मतलब है जो कुछ भी अपन पशुओं को खिलाते हैं उससे। यानी 24 घंटे के अंदर अपन पशुओं को जो भी खिलाएंगे वो सब किस में आएगा? आहार में आएगा। तो अपन पशुओं को किस आधार पर आहार देंगे? उनके उत्पादन के आधार पर देते हैं, उनमें जो वजन है उनका शरीर भार है उसके आधार पर आहार देते हैं। तो अगर आपको अच्छा उत्पादन पशुओं से लेना है तो आपको आहार का प्रबंधन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने को कौन सी चीज़ का प्रबंधन करना है या कौन सी चीज़ का देखरेख करना है? आहार का। दूसरा अपने को प्रबंधन करना है उनके आवास का।
और आवास के नाम से आप सब समझते होंगे कि आवास क्या होता है। जिस प्रकार से अपने को घर की आवश्यकता होती है, अपने को आवास की आवश्यकता होती है, वैसे ही पशुओं को भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाने के लिए, यानी जैसे सर्दी है, धूप है, गर्मी है, बरसात है, इन सब से बचाने के लिए उनको भी अपने को क्या प्रोवाइड करवाना है, आवास प्रोवाइड करवाना है, उनको घर प्रोवाइड करवाना है, जिससे उनके अंदर बीमारियां कम हो और उनसे ज़्यादा उत्पादन अपन ले सकें। इसलिए अपन दूसरी प्रबंधन जो करते हैं दूसरी चीज का, वो है आवास। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन ने कहा था 4 चीजों का अपने को प्रबंधन करना है, तो 2 चीजें अपने हो चुकी है। फिर अपन करते हैं उनमें प्रजनन का प्रबंधन, यानी अगर अपने को नई नस्ल डेवलप करनी है या नई जनरेशन अपने को लानी है, तो पशुओं में अपने को प्रजनन करवाना पड़ेगा। तो प्रजनन के अंदर अपन पढ़ेंगे कि प्रजनन कैसे अपन करवाते हैं, कौन कौन सी इसकी विधियां होती है, किस तरीके से अपन नई नस्ल है वो डेवलप कर सकते हैं, संकर नस्ल अपन कैसे विकसित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन प्रजनन के अंदर प्रबंधन करते हैं। और लास्ट अपने को करना है पशुओं में स्वास्थ्य का प्रबंधन, यानी उनकी हेल्थ का अपने को मैनेजमेंट करना है। और इसमें अपन पढ़ेंगे कि पशुओं में कौन सी बीमारियां होती है, उनके रोग कौन कौन से होते हैं, क्या कारण है, उनके लक्षण क्या होते हैं, इसके अलावा उन रोगों से कैसे पशुओं को बचाया जा सकता है, कौन कौन से टीके अपने को उनमें लगाने हैं। तो इन 4 चीज़ों का अगर अपन प्रबंधन कर देते हैं, इनका मैनेजमेंट अपन कर देते हैं, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। यानी कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि पशुपालन के अंदर आहार प्रबंधन करना है, आवास प्रबंधन करना है, प्रजनन प्रबंधन करना है और स्वास्थ्य का प्रबंधन करना है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बता दूं, जो पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सब्जेक्ट पढ़ा जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर को हिंदी में क्या कहते हैं, कृषि विज्ञान। तो एग्रीकल्चर, अगर आपने 12th में एग्रीकल्चर में कुछ पढ़ा है या आपके आसपास के कोई भी अगर हो स्टूडेंट, तो वो एग्रीकल्चर अगर सब्जेक्ट लेते हैं तो उनके एनिमल हस्बेंड्री का एक पोर्शन चलता है। इसके बाद में अगर वो ग्रेजुएशन करते हैं एग्रीकल्चर से, तो भी उनके एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन चलता है। यानी किस में पढ़ा जाता है भाई पशुपालन को, एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ा जाता है, कृषि विज्ञान के अंदर पढ़ा जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो पशुपालन है वो किसकी शाखा होगी, एग्रीकल्चर की शाखा होगी, कृषि विज्ञान की शाखा होगी। तो अगर मैं इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि पशुपालन है वो कृषि विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें पालतू पशुओं के, केवल कौन से पशुओं के बारे में अपने को पढ़ना है, पालतू पशुओं के, ऐसे पशु जो फार्मर के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनके लिए प्रॉफिटेबल होते हैं, उन्हीं पशुओं के लिए अपने को पढ़ना होता है। तो उन पशुओं में अपने को 4 चीजों का प्रबंधन करना है, आहार, आवास, प्रजनन और स्वास्थ्य। ये सब अपन क्यों करते हैं, अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, उसी को अपन पशुपालन कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं कि इसकी जो परिभाषा है वो क्या होने वाली है। जो पशुपालन है, इसकी अगर साइंटिफिक डेफिनेशन की अपन बात करें, तो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो क्या होने वाली है। पशुपालन है वो कृषि विज्ञान की एक शाखा है। अपन कह सकते हैं पशुपालन किसकी शाखा है, कृषि विज्ञान की एक शाखा है। पशुपालन कृषि विज्ञान, जिसको एग्रीकल्चर कहते हैं इंग्लिश में, कृषि विज्ञान की एक शाखा है, कृषि विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें पालतू पशुओं के, जिसमें पालतू पशुओं के प्रजनन, या आप पहले कह सकते हो आहार, पालतू पशुओं के आहार, आवास, प्रजनन और स्वास्थ्य का प्रबंधन किया जाता है, एवं स्वास्थ्य का प्रबंधन किया जाता है, स्वास्थ्य का प्रबंधन किया जाता है। अब ये सारी चीजें अपन क्यों करेंगे, क्योंकि अपने को पशुओं से ज़्यादा उत्पादन लेना है, उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है। अगर इसकी उद्देश्य की मैं बात करूं कि ये अपन करते क्यों है, तो अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन अपने को लेना है, इसलिए अपन क्या करेंगे, पशुओं के अंदर इन चारों चीज़ों का प्रबंधन करेंगे। अधिक उत्पादन हेतु अपन ये सारी चीज़ें हैं वो करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पशुपालन की डेफिनेशन की अपन बात करें तो 4 चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए। यानी पशुओं में आपको 4 चीज़ों का प्रबंधन करना है, 4 आपको देखरेख करनी है। पहला है उनके आहार की आपको देखरेख करनी है, जैसे अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया,
आहार यानी अपन जो कुछ भी उनको खिलाने वाले हैं उसके बारे में आपको प्रबंधन करना है। दूसरा है उनके आवास का, यानी उनके रहने की आपको व्यवस्था करनी है। इसमें अपन देखेंगे कि पशुओं का आवास है वो किस प्रकार का बनाते हैं, इसके अलावा कौन कौन से आवास की पद्धतियां होती है, कितना स्पेस अपन पशुओं को प्रोवाइड करवाते हैं, कितनी जगह अपन उनको देते हैं। प्रजनन का अपने को प्रबंधन करना होता है। इसके अलावा उनमें स्वास्थ्य का अपन प्रबंधन करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो ये तो बात हो गई पशुपालन की डेफिनेशन की। फिर अपन बात करते हैं इसके वर्गीकरण की, यानी पशुओं का वर्गीकरण। पशुओं का वर्गीकरण, और जो पशु है उसका वर्गीकरण अपन ने किस आधार पे किया है, दो आधार पर अपन पशुओं का वर्गीकरण करते हैं। एक तो करते हैं उनके खुर के आधार पर, और एक करते हैं उनके आमाशय के आधार पर। तो खुर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, आमाशय वाला इंपॉर्टेंट है। तो अपन डिस्कस करेंगे आमाशय के आधार पर पशुओं के वर्गीकरण की, यानी स्टोमक के आधार पर, आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण, आमाशय के आधार पर। और आमाशय को इंग्लिश में कहा जाता है स्टोमक। स्टोमक के बेसिस पे पशुओं का वर्गीकरण, या अपन अगर अपनी भाषा में बात करूं मैं स्टोमक की या आमाशय की, तो अपनी भाषा में कहा जाता है पेट। अपन कह सकते हैं कि पेट के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण, यानी आमाशय को अपने को क्या कहना है, अपनी भाषा में पेट अपन इसको कह सकते हैं, किताबी भाषा में अपने को स्टोमक कहना है या इसको आमाशय कहना है। तो आमाशय के आधार पर अपन ने पशुओं को तीन अलग अलग श्रेणी के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये तीन श्रेणियां कौन कौन सी है, किस किस श्रेणी के अंदर अपन ने आमाशय के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत किया है। तो आमाशय के आधार पर, बेस्ड ऑन आमाशय, आमाशय के आधार पर अपन ने पशुओं को तीन अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया है। पहली जो श्रेणी है वो है रोमंथी, रोमंथी पशु। कौन सा पशु है, रोमंथी पशु। और जो रोमंथी पशु है इसको इंग्लिश में कहा जाता है रूमिनेंट, इंग्लिश में कहते हैं अपन इसको रूमिनेंट। अब आपको हिंदी वर्ड के साथ में अंग्रेजी का जो शब्द है वो भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में क्या करते हैं, एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जो इंग्लिश वर्ड है रूमिनेंट, इसको आपसे हिंदी में लिख के पूछ लिया, रूमिनेंट। कौन से पशुओं को रूमिनेंट कहा जाता है। अब आपने इंग्लिश में अगर पढ़ा है रूमिनेंट तो आपको पता रहेगा, वरना जो इंग्लिश वर्ड है उसको हिंदी में लिख के पूछा जा सकता है। तो दोनों प्रकार से अपन पढ़ेंगे, हिंदी वर्ड भी और उसके साथ में इंग्लिश वर्ड भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहले ही अपने बात करते हैं रोमंती पशुओं की, यानी जो रोमंती पशु होते हैं अपन ने किस बेसिस पे किया है, आमाशय के बेसिस पे, या अपनी भाषा में अपन क्या कह सकते हैं, पेट के बेसिस पे। तो पेट के बेसिस पे अपन ने इसका डिवाइडेशन किया है। तो इनका जो आमाशय होता है, इनका जो स्टोमक होता है, पेट होता है, उसके चार भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं, वही चार भाग। तो ऐसे पशु जिनका आमाशय है, जिनका पेट है, वो चार भागों में विभाजित होता है, उन्हीं पशुओं को अपन क्या कहते हैं, रोमंती पशु कहते हैं। जैसे कोई पशु था अपने पास में, उसका ये पूरा स्टोमक है, उसका पेट है, तो अपन ने देखा कि उसका जो पेट था वो कितने भागों में डिवाइड था, चार भागों में, चार अलग अलग पार्ट उसके थे। तो उसको अपन ने नाम दे दिया रोमंती पशु या रूमिनेंट एनिमल। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, इसके अलावा ये जो पशु होते हैं ये जुगाली करने का काम भी करते हैं। यानी क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, रूमिनेशन करते हैं। और जुगाली आप सब लोग जानते होंगे, यानी जब ये पशु खा पी के बैठ जाते हैं, जब चारा दाना खा लेते हैं, उसके बाद में मुंह को चलाना स्टार्ट करते हैं, उसी प्रोसेस को अपन कहते हैं जुगाली करना। तो ये पशु क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें इनके एग्जाम्पल की, उदाहरण की, कौन कौन से ऐसे पशु हैं जो रोमंती कैटेगरी में आते हैं, तो वो है अपने जो कॉमन अपन पालते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी। गाय भैंस भेड़ और बकरी, जो चारों एनिमल्स है वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, रोमंती पशुओं के अंदर आते हैं। तो अब आगे एनिमल हस्बेंड्री में, पशुपालन में, जब भी मैं रोमंती पशु का नाम लूं, आपके माइंड में आना चाहिए गाय भैंस भेड़ बकरी। इसके अलावा माइंड में आना चाहिए कि इन ये जो पशु होते हैं, इनका जो स्टोमक होता है, आमाशय होता है, पेट होता है, उसके चार भाग पाए जाते हैं, और ये जो पशु है वो जुगाली करने का काम करते हैं। सेकंड अगर अपन बात करें, तो सेकंड जो पशु है वो है अरोमंती पशु। अरोमंती, अरोमंती पशु है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है नॉन रूमिनेंट, नॉन रूमिनेंट।
तो ये जो पशु है इनका जो स्टोमक होता है वो पूरा एक ही होता है। ऐसे पशु जिनका आमाशय है उसमें कोई विभाजन नहीं होता है, पूरा स्टोमक, पूरा आमाशय, पूरा पेट है वो एक ही रहने वाला है। यानी इनके जो आमाशय होते हैं, पेट जो होते हैं, उसमें कोई विभाजन नहीं होता है, आमाशय का केवल एक ही भाग पाया जाता है। उन पशुओं को अपन क्या कहते हैं? अरोमंती पशु कहते हैं। इसके अलावा ये जो पशु होते हैं वो जुगाली भी नहीं करते। ये जो पशु हैं वो जुगाली नहीं करते, जुगाली करने का काम नहीं है इनका। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अपने जो आपने सुना होगा सुअर, सुअर है, घोड़ा है, खरगोश है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, हाथी, गधा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो तीन चीज आपको ध्यान रखनी है, सुअर है, घोड़ा है, खरगोश है, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन जैसे आप, अगर मैं बात करूं कि किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जाने वाला है, तो आपसे पूछ लिया कि आमाशय के आधार पर पशुओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो आपको बताना है पशुओं को 3 श्रेणियों के अंदर विभाजित किया गया है। आपसे पूछ लिया कि रोमंती पशु है, जुगाली करने वाले, जुगाली नहीं करने वाले, दोनों, कोई नहीं। तो रोमंती पशु होते हैं ये जुगाली करने का काम करते हैं। फिर आपसे पूछ लिया कि रोमंती पशुओं का आमाशय कितने भागों में विभाजित होता है, तो रोमंती पशुओं का आमाशय 4 भागों में विभाजित होता है। अरोमंती पशु होते हैं उनका आमाशय एक ही होता है। और तीसरी कैटेगरी की अगर अपन बात करें, अपन ने कहा है 3 प्रकार के पशु होते हैं आमाशय के आधार पर, तो जो तीसरा है वो है आभासी रोमंती। आभासी रोमंती, आभासी रोमंती पशु, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्यूडो रूमिनेंट। स्यूडो रूमिनेंट, स्यूडो रूमिनेंट ऐसे एनिमल्स जिनका जो स्टोमक है, जिनका जो आमाशय है, उसके ना तो 4 पार्ट होते हैं ना उसका 1 पार्ट होता है। वो कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 3 भागों में, 3 पार्ट होते हैं उसके। उसे अपन कहते हैं आभासी रोमंती पशु। इसके अलावा जो आभासी रोमंती पशु है ये भी जुगाली करने का काम तो करते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, जुगाली करने का काम तो ये करते हैं, लेकिन इनका जो स्टोमक है वो 3 पार्ट में ही डिवाइड होता है। आमाशय 3 भाग पाए जाते हैं और ये जुगाली करते हैं, जुगाली करते हैं। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ऊंट और लामा, ऊंट है और लामा है। लामा है वो भेड़ से थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, भेड़ के समान ही आपको दिखाई देगा। तो ये जो पशु होते हैं ऊंट और लामा, तो ऊंट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ऊंट है वो किस प्रकार का पशु है, आभासी रोमंती पशु है या स्यूडो रूमिनेंट एनिमल है। इनमें जो आमाशय होता है, इनका जो पेट होता है, उसके 3 पार्ट पाए जाते हैं। और ये जो पशु होते हैं वो जुगाली तो करते हैं, लेकिन आमाशय के 3 ही पार्ट पाए जाते हैं। तो ये अपन ने देख लिया आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। तो अपन ने आमाशय के आधार पर पशुओं को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। पहला है रोमंती पशु, ऐसे पशु जो जुगाली करते हैं और जिनका जो आमाशय है वो 4 पार्ट में विभाजित होता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, चारों इसके एग्जाम्पल हैं। सेकंड अपन ने देखा है नॉन रूमिनेंट या अरोमंती पशु, ऐसे पशु जिनका आमाशय है वो एक ही होता है, आमाशय में कोई विभाजन नहीं पाया जाता है, पूरा स्टोमक, पूरा पेट है वो एक ही रहने वाला है। तो उनको अपन कहते हैं अरोमंती पशु या नॉन रूमिनेंट एनिमल। इसमें बहुत सारे पशु आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इसके एग्जाम्पल याद नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल रोमंती पशु के उदाहरण याद करने हैं और आपको आभासी रोमंती पशु के उदाहरण याद करने हैं। बीच में अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आभासी रोमंती पशु है, तो आप बता सकते हो ऊंट और लामा आभासी रोमंती पशु है, जबकि रोमंती है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से अरोमंती पशु कौन सा है, तो दोनों के एग्जाम्पल आपको याद है, तीसरा आप अपने आप है वो कर सकते हो कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। अरोमंती पशु होते हैं, इनके आमाशय एक ही होता है, कोई विभाजन नहीं होता है, ये पशु जुगाली नहीं करते हैं। इसके अलावा जो आभासी रोमंती है, स्यूडो रूमिनेंट है, इनका आमाशय है, इनका जो पेट है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है और ये पशु जुगाली करते हैं। ऊंट और लामा इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं। अपन ने ये तो कह दिया कि जो रोमंती पशु होते हैं उनका आमाशय है, स्टोमक है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो उस 4 पार्ट होते कौन कौन से हैं, 4 पार्ट का नाम क्या है और उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है।
तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो पार्ट है उनके नाम की। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसका नाम है रुमेन। रोमंती पशुओं में आमाशय के भाग। कौन से पशुओं में भाई? रोमंती पशुओं में। रोमंती पशुओं में आमाशय के भाग। अपन ने कहा है कि रोमंती जो पशु है उनका आमाशय 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो 4 पार्ट की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट पाया जाता है वो होता है रूमेन, उसके बाद में होता है रेटिकुलम। सबसे पहला पार्ट होता है रूमेन, दूसरा होता है रेटिकुलम, थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है ओमेजम। ओमेजम। और लास्ट जो पार्ट होता है उसका नाम होता है एबोमेजम। एबोमेजम। ये 4 पार्ट रोमंती पशुओं में आमाशय के पाए जाते हैं। अपन ने कहा था उनका जो पेट है वो 4 भागों में विभाजित होता है। तो 4 पार्ट के नाम आपको बता दिए हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। ये चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेगी। रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ये 4 पार्ट पाए जाते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है। तो अगर आपने पशु को कभी फीड खाते हुए देखा है, दाना चारा खाते हुए देखा है, तो मान लो ये आपके पशु का मुंह है और मुंह के अंदर पशु में पाई जाती है लार ग्रंथियां। तो मुंह से लार टपकते हुए भी आपने पशु में देखा होगा। अगर मैं बात करूं इनके स्टोमक की, तो सबसे बड़े पार्ट का जो नाम होता है, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 4 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया है, यानी रोमंती पशु है उनका आमाशय 4 पार्ट में विभाजित होता है। तो जैसे ही पशु चारा दाना खाना स्टार्ट करता है वो आहार नाल के थ्रू कहाँ जाता है? ये पशुओं की आहार नाल है और आहार नाल के थ्रू कहाँ जाएगा? सबसे पहले पार्ट के अंदर जाएगा। और सबसे पहले पार्ट का नाम आपको पता है क्या है? रूमेन। सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम होता है रूमेन। तो जैसे ही आपके पशु ने चारा दाना खाया, मुंह के अंदर उसमें लार बनती है। एक दिन में उसके मुंह के अंदर, गाय भैंस की अगर मैं बात करूं तो 100 से लेकर 150 लीटर तक मुंह के अंदर लार बनती है एक दिन के अंदर। और तभी उन पशुओं के अंदर लार है वो टपकती रहती है। तो जैसे ही वो चारा दाना खाते हैं, लार क्या होती है, चारे दाने के चारों ओर चिपक जाती है और एक लड्डू टाइप उसका बन जाता है। और वो सारे जो लड्डू है वो आहार नाल के थ्रू कहाँ आके भंडारित हो जाते हैं? जो पहला पार्ट होता है आमाशय का, वहां आके उसमें भंडारित हो जाते हैं। यानी जो पहला पार्ट है उसका काम क्या हो गया? चारे दाने के भंडारण का, यानी जो चारा अपन खिला रहे हैं, पशुओं को दाना अपन दे रहे हैं, उसके स्टोरेज का काम करता है सबसे पहला जो पार्ट होता है। इसके अलावा जो रुमेन है ये सबसे बड़ा भाग होता है। जो आमाशय है, पेट है पशुओं का, उसका सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा होता है? आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। तो जो रुमेन है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, बड़ा भाग होता है आमाशय का। इसके अलावा अपन कह सकते हैं, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जो रुमेन है इसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो पीएच मान है वो 5.6 से या 5.5 से, आप 6.5 भी कर सकते हो रेंज के अंदर। 5.6 से 6.8 तक इसका पीएच मान होता है। अगर इसके तापमान की मैं बात करूं कि इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका तापमान है वो 38 से 39 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये चीजें आपको रुमेन के बारे में ध्यान रखनी है कि आमाशय का सबसे पहला जो भाग है वो कौन सा होता है? रूमेन होता है। काम इसका क्या होता है? भोजन के संग्रहण का ये काम करता है। जैसे ही पशु चारा दाना खाता है, कहाँ आके इकट्ठा हो जाता है? रूमेन के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इसके पीएच की मैं बात करूं तो पीएच है इसका 5.6 से 6.8 तक पाया जाता है। और तापमान इसका 38 से 39 डिग्री सेल्सियस होता है। आमाशय का सबसे जो बड़ा भाग है वो कौन सा होता है? रूमेन होता है। पूरे आमाशय का ये अकेला केवल 80% पाया जाता है, इतना बड़ा होता है। सेकेंड पार्ट की अपन बात कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है रेटिकुलम। सेकेंड जो पार्ट है वो है रेटिकुलम। और जो रेटिकुलम है यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे जो छोटा पार्ट होता है आमाशय का वो कौन सा होता है? रेटिकुलम। सबसे बड़ा, जिसका जन्म सबसे पहले हुआ है वो सबसे बड़ा होता है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो दूसरा पार्ट है वो सबसे छोटा होता है। और दूसरे पार्ट का नाम है रेटिकुलम। ये केवल 5% पाया जाता है। टोटल जो आमाशय है उसका केवल 5% ये पार्ट पाया जाता है। इसकी अगर स्ट्रक्चर की अपन बात करें कि इसकी संरचना है वो कैसी होती है, तो ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है। किसके समान? मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी के छत्ते के समान। और मधुमक्खी के छत्ते को अपन कहते हैं हनी कॉम। इंग्लिश में इसको कहा जाता है हनी कॉम।
मधुमक्खी के छत्ते के समान ये दिखाई देता है। और मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है हनी कॉम्ब। तो आपको ये इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीधा आपसे हनी कॉम्ब है, इंग्लिश वर्ड है, वैसे हिंदी में लिख के आपसे पूछ लिया कि हनी कॉम्ब के समान आमाशय का कौन सा भाग है वो दिखाई देता है। तो जो रेटिकुलम पार्ट होता है, दूसरे नंबर का जो पार्ट होता है, वो हनी कॉम्ब की तरह दिखाई देता है। अगर आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा हो तो वो बिल्कुल एक फिल्टर की तरह होता है, फिल्टर का काम करता है। यानी अगर आपने कोई गाड़ी या अपनी बाइक जो होती है उनके अंदर फिल्टर देखे होंगे, तो उसी प्रकार से वो भी फिल्टर का काम करता है। जो हनी कॉम्ब की स्ट्रक्चर इसकी होती है, तो ये फिल्टर का ही काम करेगा पशुओं के अंदर। यानी पशु अगर कुछ अनावश्यक पदार्थ खा लेते हैं, कंकड़ पत्थर खा लेते हैं, तो उनको आगे जाने से ये रोक देता है, यानी आगे उनको नहीं जाने देगा, यहीं पे उनको रोक लेगा। और जब पशु जुगाली करते हैं तो उनको मुंह के थ्रू वो बाहर निकाल सकता है। नेक्स्ट पार्ट की अपन बात करते हैं। जो बाकी का जो फूड होगा ये उसको आगे भेज देगा। और जो अगला पार्ट है वो होता है ओमेजम। ओमेजम के अगर मैं काम की बात करूं तो ये जो ओमेजम है ये तरल पदार्थों को अवशोषित करता है। यानी भोजन के अंदर अगर पानी अधिक है, लिक्विड अधिक है, तो ये उसको अवशोषित कर लेगा। ज़्यादा जो पानी होगा उसको अवशोषित कर लेगा, और जो बाकी का फूड है उसको कहाँ भेज देगा, लास्ट पार्ट में भेज देगा। और लास्ट पार्ट का नाम होता है एबोमेजम। एबोमेजम के अंदर ये भेज देगा। और जो एबोमेजम होता है इसमें पाई जाती है पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां इसमें उपस्थित होती है। और जो पाचन ग्रंथियां हैं वो पाचक रस स्रावित करती है। तो जो भोजन का पाचन है, डाइजेशन है, वो कौन से भाग के अंदर होने वाला है, एबोमेजम में भोजन का पाचन होता है। इसलिए इस भाग के कुछ अन्य नाम अपन ने दे रखे हैं। पशुओं में भोजन का पाचन है वो मेन काम है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, सत्य आमाशय, सत्य आमाशय कहते हैं, या इसको वास्तविक आमाशय के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में आप कह सकते हो ट्रू स्टोमक। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पशुओं में सत्य आमाशय या वास्तविक आमाशय के नाम से कौन से भाग को जानते हैं। जो लास्ट का पार्ट है एबोमेजम, उसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें पाचन ग्रंथियां पाई जाती है। और जो भोजन है उसका पाचन है वो कहाँ होता है, एबोमेजम के अंदर होता है। इसलिए मेन काम होता है भोजन के डाइजेशन का, पाचन का, और वो कौन सा पार्ट कर रहा है, एबोमेजम कर रहा है। तो ये चीजें हो गई कि चार पार्ट होते हैं, उनके फंक्शन है वो क्या होते हैं। तो वन बाई वन अपन लिख लेते हैं। यानी आमाशय के, रोमंती पशुओं में आमाशय के चार पार्ट है। सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम है रुमेन। और जो रुमेन है ये सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे बड़ा भाग भी होता है। सबसे पहला होने के साथ साथ सबसे बड़ा भाग है। आमाशय का सबसे बड़ा भाग यही होता है। कितना बड़ा होता है, 80% ये अकेला पाया जाता है टोटल आमाशय का। इसके अलावा जो रूमेन है इसका जो पीएच मान होता है, अगर इसके पीएच मान की मैं बात करूं तो पीएच मान इसका 5.6 से 6.8 तक होता है। रेंज की अगर मैं बात करूं तो आप सीधा याद रख सकते हो 5.5 से 6.5। अगर इसके तापमान की मैं बात करूं कि इसका टेम्परेचर है वो कितना होता है, तापमान कितना होता है, तो 38 से 39 डिग्री सेल्सियस है वो इसका तापमान होता है। इसके अलावा इसके कार्य की अपन बात करें कि ये काम क्या करता है, तो आपने देखा था जैसे ही पशु चारा दाना खा रहा था कहाँ जाके स्टोर हो रहा था, रूमेन के अंदर। तो भोजन के संग्रहण का ये काम करता है, भोजन के संग्रहण का काम करता है, फूड के स्टोरेज का ये काम करता है। सेकंड पार्ट की अपन बात कर लेते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो है रेटिकुलम। रेटिकुलम, जो रेटिकुलम पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, आपको पता है, लेकिन सबसे छोटा होता है। पहला जो पार्ट है वो सबसे बड़ा है और दूसरा पार्ट सबसे छोटा होता है। ये सबसे छोटा भाग होता है आमाशय का, केवल 5% ये पाया जाता है पूरे आमाशय का। इसके अलावा ये जो पार्ट है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पार्ट है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है। तो सेकंड पार्ट है रेटिकुलम है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है, समान दिखाई देता है। और मधुमक्खी का जो छत्ता है उसी को इंग्लिश में कहते हैं अपन हनी कॉम्ब। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट है वो हनी कॉम्ब के समान दिखाई देता है, हनी कॉम्ब भी इसको कहा जाता है। तो इंग्लिश वर्ड भी आपको साथ में ध्यान रखना है। ये हनी कॉम्ब की तरह दिखाई देता है। अगर इसके काम की मैं बात करूं कि इसका कार्य क्या होता है, काम ये क्या करता है, तो कार्य की अपन बात कर लेते हैं। तो भोजन में अनावश्यक जो पदार्थ है, कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर या नुकीली चीजें हैं, नुकीली
चीजें उनको आगे जाने से रोकता है। नुकीली चीजें हैं आगे जाने से रोकता है। ये आपको इसका फंक्शन है वो ध्यान रखना है। यानी फिल्टर की तरह काम करता है। कुछ भी अगर जो पशु है उसने अनावश्यक पदार्थ खा लिया है, कुछ ऐसा खा लिया है जो उसके लिए अच्छा नहीं है, जैसे कंकड़ पत्थर उसने खा लिया, इसके अलावा नुकीली चीजें कील वगैरह उसने खा ली, तो ये उनको आगे जाने से रोक देगा। एक फिल्टर का काम करता है। तो ध्यान रखना है कि सबसे छोटा पार्ट है मधुमक्खी के समान दिखाई देता है, यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है, जिसको कहा जाता है हनी कॉम। इंग्लिश में मधुमक्खी के छत्ते को हनी कॉम कहते हैं, और इसमें फिल्टर की तरह ये काम करता है। थर्ड पार्ट की अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है थर्ड पार्ट, वो है ओमेजम। थर्ड पार्ट है पशुओं में ओमेजम। और जो ओमेजम है इसका आपको काम ध्यान रखना है। अगर मैं इसके पार्ट की बात करूंगी कितना बड़ा होता है, तो 7 से 8% ये पाया जाता है। जो टोटल स्टोमक है उसका कितना परसेंट होता है, 7 से 8%। ये 7 से 8% भाग होता है। इसके अलावा इसके कार्य की अगर अपन बात करें कि इसका काम क्या होता है, ये क्या काम करता है, तो ये तरल पदार्थों को अवशोषित करता है। तरल पदार्थों को अवशोषित, भोजन है कि आपने खिलाया है तो उसके अंदर अगर तरल पदार्थ अधिक है, लिक्विड उसमें अधिक है, तो ये उसको अवशोषित कर लेगा और जो बाकी का फूड होगा उसको आगे भेज देगा। और जो लास्ट पार्ट होता है उसका नाम होता है एबोमेजम। एबोमेजम। और जो एबोमेजम पार्ट होता है इसको अपन सत्ते आमाशय कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथियां इसमें उपस्थित होती है। और जो पाचन ग्रंथियां हैं वो पाचक रस स्रावित करेगी। पाचक रस स्रावित करेगी तो भोजन है उसका पाचन कहाँ पर होगा, एबोमेजम में। यानी इस पार्ट के अंदर भोजन का पाचन होता है, भोजन का डाइजेशन होता है, भोजन का पाचन होता है। और इसी कारण से अपन इसको क्या कहते हैं, सत्ते आमाशय। सत्ते आमाशय या वास्तविक आमाशय। सत्य आमाशय इसको कहते हैं, इसको वास्तविक आमाशय कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको ट्रू स्टोमक कह सकते हो। सत्य आमाशय या वास्तविक आमाशय इसको कहा जाता है। तो ये अपन ने देख लिया कि जो रोमंती पशु होते हैं उनके आमाशय के 4 पार्ट होते हैं, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। वन बाय वन अपन ने देख लिया। सीधे जैसे पशु चारा दाना खाते हैं सीधा कहाँ जाता है, रुमेन के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। इसके अलावा जो रूमेन है उसके पीएच मान की अपन ने बात कर ली, तापमान की उसकी बात कर ली। सबसे जो बड़ा भाग है वो रूमेन होता है, पहला पार्ट है सबसे बड़ा होता है, 80% पाया जाता है। सेकंड पार्ट है वो सबसे छोटा होता है, रेटिकुलम उसका नाम है, 5% पाया जाता है। और भोजन है उसमें कंकड़ पत्थर है, नुकीली चीजें हैं, उनको ये आगे जाने से रोक देता है, यानी एक फिल्टर की तरह काम करता है। थर्ड पार्ट है ओमेजम है। जो ओमेजम है ये भोजन में तरल पदार्थों को आगे, जो तरल पदार्थ है अगर उसमें ज्यादा होंगे, लिक्विड ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा भोजन में, तो उसको अवशोषित कर लेगा और जो बाकी का फूड होगा उसको आगे भेज देगा। और जो लास्ट पार्ट होता है उसका नाम है एबोमेजम, जिसमें पाचन ग्रंथियां उपस्थित होती है। जो पाचन ग्रंथियां हैं वो पाचक रस स्रावित करती है। जैसे ही पाचक रस स्रावित होगा तो भोजन का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो भोजन का जो पाचन है वो कौन से पार्ट में होता है, एबोमेजम में होता है। इसलिए इस भाग को अपन क्या कहते हैं, सत्य आमाशय, वास्तविक आमाशय या ट्रू स्टोमक आप इसको कह सकते हो। फिर अपन बात करते हैं, जो अपन ने देखा एक दूसरा एनिमल, अपने जो दूसरी कैटेगरी थी वो थी नॉन रूमिनेंट। तो उसके अंदर सारे काम है वो एक ही जगह होते हैं, यानी भोजन का स्टोरेज भी वही होगा, पाचन भी वही होगा, सारे काम उसमें वही होंगे, क्योंकि उसमें जो आमाशय है उसके अलग से कोई डिवाइडेशन ही नहीं है, अलग से उसके पार्ट ही नहीं है। तो और थर्ड अपन ने देखा था आभासी रोमंती पशु। आभासी रोमंती पशु। और अपन ने कहा था कि जो आभासी रोमंती पशु होते हैं उनका जो आमाशय होता है उसके कितने भाग होते हैं, आमाशय के, उनके आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। आमाशय के 3 भाग उपस्थित होते हैं। तो तीनों भागों के अगर नाम की अपन बात करें तो सबसे पहला पार्ट होता है रोमेन। जैसे अपन ने रोमंती पशुओं में देखा है वैसे ही सेम फंक्शन इसका होता है, सेम चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है रेटिकुलम। रेटिकुलम। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है एबोमेजम। यानी आपको पता चल गया कि कौन सा पार्ट है वो इसके अंदर एब्सेंट होने वाला है, अनुपस्थित होने वाला है। एब्सेंट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो जो ओमेजम है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आभासी रोमंती पशु है उनमें आमाशय का कौन सा भाग है वो अनुपस्थित होता है, ओमेजम पार्ट है वो अनुपस्थित होता है, बाकी तीनों रूमेन, रेटिकुलम और एबोमेजम पार्ट है वो उपस्थित होते हैं।
जरूरी नहीं है आपसे आभासी रोमंती देके ही पूछा जाए, आपसे सीधा पूछ लिया कि ऊंट जो है उसके अंदर कौन सा आमाशय का भाग है वो अनुपस्थित होता है, तो उसमें ओमेजम पार्ट है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा आपने देखा कि जो ओमेजम पार्ट है उसका काम होता है बहुत जल्द से तरल पदार्थों को अवशोषित करना। इस जैसे आपने सुना होगा कि ऊंट है वो 2-3 दिन या 3-4 दिन तक बिना पानी पिए आराम से रह सकता है, यानी ऊंट के अंदर ये पार्ट है वो एब्सेंट होता है, तो जो भोजन में लिक्विड होता है उसको कोई अवशोषित ही नहीं करता है, तो ऊंट को कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी, यानी जो अपन उसको चारा दाना खिलाएंगे उसमें जो पानी होगा उसी से वो अपन जीवित रह सकता है, 2-4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। ये कारण होता है ऊंट में पानी कम पीने का या 2-4 दिन तक बिना पानी पिए रहने का। तो ये अपन ने बात कर लिया सीधा, पहले अपन ने देखी पशुपालन क्या होती है, उसके बाद में अपन ने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया कि पशुओं का क्लासिफिकेशन आमाशय के आधार पर 3 कैटेगरी में अपन ने डिवाइड किया था। तो अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो सीधा आपसे पूछा जा सकता है पशुपालन की डेफिनेशन। तो आपको ध्यान रखना है 4 चीजों का आपको प्रबंधन करना है, आहार, आवास, प्रजनन और स्वास्थ्य, उसी को अपन पशुपालन कहते हैं। ये चारों चीजें अपन क्यों करते हैं, अधिकतम उत्पादन लेने के लिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन अपन लेने के लिए ये 4 चीजें अपन करते हैं। इसके बाद में अपन ने देखा पशुओं का वर्गीकरण आमाशय के आधार पर 3 कैटेगरी में अपन ने डिवाइड किया था। पहला जो कैटेगरी है अपने वो है रोमंती पशु, ऐसे पशु जो जुगाली करते हैं और उनका जो पेट है आमाशय है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो, 4 पार्ट में डिवाइड होता है, उन्हीं पशुओं को अपन क्या कहते हैं, रोमंती पशु कहते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये इसके एग्जाम्पल है और ये पशु जुगाली भी करेंगे। दूसरा अपन ने देखा अरोमंती पशु, तो इनका जो आमाशय होता है वो एक ही होता है, आमाशय में कोई विभाजन नहीं पाया जाता है। ये बहुत सारे पशु हैं, इसके एग्जाम्पल अगर आपको याद रहते हैं तो रख लेना, नहीं रहते हैं तो दोनों के एग्जाम्पल याद करो, बीच वाले को आप छोड़ दो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप देख के कर सकते हो आराम से। इसमें अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सुअर है, इसके अलावा घोड़ा है, खरगोश है, कुत्ता है, बंदर है, बिल्ली है, हाथी है, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये पशु जुगाली नहीं करते हैं। तीसरा अपन ने देखा आवासीय रोमंती पशु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपन स्यूडो रूमिनेंट। तो इन पशुओं का जो आमाशय होता है, पेट होता है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर 3 पार्ट की मैं बात करूं तो रूमेन, रेटिकुलम और एबोमेजम इसमें उपस्थित होते हैं। थर्ड जो पार्ट होता है रोमंती पशुओं में ओमेजम, वो इसमें एब्सेंट होता है। ऊंट और लामा इसके एग्जाम्पल है और ये पशु भी जुगाली करते हैं। ये सारी चीजें अपन ने देख ली, तो रूमेन का पीएच मान अपन ने देख लिया, इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो आपको बता दिए हैं। तो आई होप आपको क्लास है वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।